नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में कुछ जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी जो गुजरात लॉबी है और RSS यानी मोहन भागवत, इनमें आपस में बनती नहीं, ठनी हुई है और कहीं ना कहीं सत्ता संघर्ष को लेकर पर्दे के पीछे मतभेद है। लेकिन राहुल गांधी ने, इस देश के नेता विपक्ष ने आज सिरे से इस विचार को खारिज कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि दरअसल मोहन भागवत और मोदी दोनों ने मिलकर, बीजेपी RSS ने मिलकर पिछले 10 बरसों में इस देश के सारे सिस्टम को, वो चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो या फिर गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट हो, इस सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया और इस सिस्टम में राजनीति को सीधे धर्म से जोड़ दिया है। Any other country he would be arrested and tried. अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोहन भागवत हो या मोदी हो, बीजेपी RSS दोनों पर जबरदस्त हमला बोला राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने। लेकिन विपक्ष के जो बाकी नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो बाकी नेता हैं, वो सब चुप रहे। वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे शरद पवार हो या बाकी नेता हो जो मुस्लिम वोट भी लेते हैं, OBC वोट भी लेते हैं, दलित वोट भी लेते हैं, जिनको सारे वोट चाहिए संविधान के नाम पर। वो क्षेत्रीय दलों के नेता चुप रहे, सहमे रहे। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इन 3 टॉप लीडर्स जो बीजेपी RSS के, इन 3 टॉप लीडर्स का जो भी बयान आता है, चाहे जैसा भी बयान हो, इस पर प्रतिक्रिया देने से मोहन भागवत, मोदी, क्या बाकी नेता डरते हैं? अपोजिशन के बाकी नेता डरते हैं? ED का डर है, CBI का डर है, IT का डर है और सिर्फ मैदान में राहुल गांधी अकेले। अभी जो सारा हंगामा मचा है, जरा पहले मोहन भागवत को भी सुन लेते। मोहन भागवत ने दरअसल एक दिन पहले पुणे के एक फंक्शन में उन्होंने कहा कि भाई 1947 में, 1947 में जो देश को आज़ादी मिली, भारत जो स्वतंत्र हुआ, दरअसल वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी, वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी। दरअसल असली जो आज़ादी मिली है वो 2024 में मिली, जब मंदिर का उद्घाटन किया गया। सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। अब RSS चीफ मोहन भागवत के इस बयान पर खड़गे साहब तो जैसे एकदम बरस पड़े। उन्होंने कहा कि साहब, ये पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने, हज़ारों हजार हिंदुस्तानियों ने जो कुर्बानी दी, जो सूली पे चढ़ गए, फांसी पे चढ़ गए, सबका पार है। और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन शुड बी टेकन। आगे मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा कैसा हो सकता है, कि क्या कार्रवाई हो सकती है, ऐसा है लॉ में। और एक चीज़ और कही उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि दरअसल सच्चाई ये है कि मोदी जी को तो आज़ादी 2014 में ही मिल गई थी, जब प्रधानमंत्री बन गए थे, और 2024 में 10 साल बाद भागवत साहब को आज़ादी तब मिली जब मंदिर का उद्घाटन हुआ। रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में। और RSS के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। अब राहुल गांधी तो मोदी और भागवत के साथ जंग लड़ ही रहे हैं, तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि इसकी जो टाइमिंग है, मोहन भागवत की इस बयान की जो टाइमिंग है, वो बहुत कुछ इशारा करती है। इशारा ये करती है कि क्या मोहन भागवत ने दिल्ली चुनाव जब चरम पर है, एक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि केजरीवाल उन्हें फाइट दे रहे हैं और केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी हिंदू वोट पर भी कहीं ना कहीं झाड़ू लगा रही है। इसलिए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। मंदिर को सीधे आज़ादी से जोड़ा जा रहा है, इसलिए जोड़ा जा रहा है। और क्या समय समय पर जब भी चुनाव करीब होता है, क्या मोहन भागवत इस तरह की भाषा बोलते हैं कि वहाँ पर माहौल थोड़ा गर्म हो? क्या इसके पीछे ये रीज़न है? और दूसरा कारण कि क्या मोहन भागवत को लगता है कि उन्होंने पिछले जो बयान दिए कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजा जाए, जिसका भी प्रेशर रहा हो, और उसके बाद जब उनकी आलोचना होने लगी,
आरएसएस के अंदर, क्या उस राजनीति को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के चुनाव को भी गरमा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि मोहन भागवत हों, मोदी हों या अमित शाह हों, इनका असली एजेंडा क्या, असली मोटिव क्या, इस पर मैं आऊँगा। आज दो खास मेहमान हैं। आज मैंने अशोक अरोड़ा साहब को फिर बुलाया है क्योंकि जहाँ तक इस देश की आज़ादी की बात है, यानी इस देश का जो फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी की लड़ाई है, उसकी जो इतिहास है, उसके जो लीगल पहलू हैं, उसको बहुत बारीकी से समझते हैं अशोक अरोड़ा। 50 साल से आप कह सकते हैं कि एक बड़े लॉयर हैं इस देश के, और उनके जूनियर जो हैं वो चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस उनके जूनियर थे। अशोक अरोड़ा को हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि इसके पीछे मकसद क्या है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये तो 1947 की आज़ादी अधूरी थी, पॉलिटिकल फ्रीडम थी सिर्फ, क्या इस पर कोई लीगल एक्शन भी बनता है? और इसके अलावा ये जो जंग फिर से तेज हुई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस आरएसएस की जो लड़ाई तेज हुई है, ये किस तरफ बढ़ रही है? उमाकांत जी से मैं कुछ इस पर भी सवाल पूछूंगा कि अगर मोहन भागवत ने ये कहा कि 1947 में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये मोहन भागवत मानते हैं, आरएसएस के चीफ। उन्होंने कहा लेकिन ये जो आज़ादी है ये एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, ये हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हम संविधान को आगे नहीं बढ़ा पाए। हमें जो स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली है, ये पिछले साल जब राम मंदिर का उद्घाटन किया था उसके बाद ये आज़ादी मिली। तो आज़ादी 2024 में मिली है, 1947 में देश को राजनीतिक आज़ादी मिली थी, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। ये स्टेटमेंट क्या लीगली भी गलत है, 100% इंसल्ट है? हम चौथी क्लास में जब पढ़ते थे ना, तो हमें कहा था, महात्मा गांधी ने कहा संपूर्ण स्वराज। ये जो हिंदी बोलते हैं और राम मंदिर, इनको संपूर्ण स्वराज का मतलब ही नहीं पता है, और जगह जगह हिंदी बोलते हैं। इनको हिंदी पूरी नहीं आती, हिंदी पूरी नहीं आती इनको। मैं तो, कितनी शर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ ये इनको गरीबी पे तरस आता है। मुझे आप एक यस और नो में बताइए कि ये जो संपूर्ण स्वराज इज नॉट पॉलिटिकल, इज नॉट संपूर्ण। संपूर्ण इज, पहले पेज पे लिखा है, विल सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। ये पहला, तभी तो मैं कह रहा हूं मेरे को तरस आ रहा है इन पे। कॉन्स्टिट्यूशन के, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे लिखा है कि विल सिक्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये क्या बोल क्या रहे हैं ये? और यानी ये स्टेटमेंट गलत है, लीगली गलत है, गलत है और अनस्क्रूपलस है। खाली गलत नहीं है, पाप है। ये किस राम मंदिर की बात कर रहे हैं? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, इनकी कोई मर्यादा ही नहीं है। इनकी तो एंट्री बैन होनी चाहिए राम मंदिर में। ये सारे लॉट की ना एंट्री बैन होनी चाहिए राम मंदिर में। ओके, आ रहा कंट्रोल है, राम का कोई कंट्रोल नहीं है ना बेचारा। आ रहा हूँ लकीड़ा साहब, आ रहा हूँ अरोड़ा साहब, आ रहा हूँ। अरोड़ा साहब जो सीनियर लॉयर हैं और जो हिंदुस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें जो लीगल और हिस्टोरिकल इतिहास और उसका जो लीगल पोजीशन है, उस पर इन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। इसमें इनका ये कहना है, मिस्टर अरोड़ा का, कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, ये लीगली सही स्टेटमेंट नहीं है कि भारत जो है उसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक आज़ादी मिली थी 1947 में, संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। लकीड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि आज जब कांग्रेस की नई बिल्डिंग, उसका जब उद्घाटन हो रहा था, नई बिल्डिंग में सभा हो रही थी, सारी चीज, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें, उन्होंने इसी पर रिएक्ट किया मोहन भागवत के, और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो देशद्रोह से कम नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो बड़ी बात उन्होंने कही राहुल गांधी ने, कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर, बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर इस देश के सारे सिस्टम को, मतलब सारे सरकारी सिस्टम को, संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, और हमें अब सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ आरएसएस की विचारधारा से नहीं लड़ना है, हमको ये जो सिस्टम है, मोदी का सिस्टम है, जिसको उन्होंने इंडियन स्टेट कहा, हमें इस सिस्टम को भी तोड़ना होगा। इसका मतलब क्या माने कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और मोदी के बीच में अब एक फाइनल वॉर स्टार्ट होने वाली, और या ये वॉर क्राई था?
देखिए इनकी जो टैक्टिस है, एक तो तात्कालिक होती है, इमीडिएट वाला, गरम गरम पीना, गरम गरम खाना, और एक दूरगामी होती है। तात्कालिक ये है कि दिल्ली में इलेक्शंस है, बिहार में इलेक्शंस है, दो दो जगह खिचड़ी पकानी है, जो होता है ना उसको हांडी को थोड़ा गरमाना है। दूसरा ये है कि जिन्होंने जो काम ही नहीं किया, वो तो देखिए देश की आजादी, वो पॉलिटिकल आजादी की बात कर रहे हैं, असल में क्या है कि ये बड़ी मजबूरी में भारी मन से उसको आजादी बताते हैं, भारी मन से, क्योंकि ये मन नहीं बोलता इनका, मन इनका कहीं नहीं, मन इनका 2022 तक जब की बात की तरफ मन है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और मोदी जी वहां गए, तो जो आपने काम ही नहीं किया, उसका आजादी के आंदोलन में कहीं आप नहीं थे, और कहीं आपका कोई लेना देना नहीं है, कहीं पूछ नहीं है, कहीं सर नहीं है, कहीं थे नहीं आप, तो ऐसी स्थिति, कंट्रीब्यूशन कोई योगदान था ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं कि कहीं कोई योगदान नहीं था। तो जहां आपका योगदान नहीं है, उसको आप क्रेडिबिलिटी क्यों देंगे, उसको आप महत्व क्यों देंगे? आप तो महत्व देंगे कि आप जो है धार्मिक आयोजन, जैसे मैंने बोला कि जगह जगह आप इस तरह के करें, उन्माद फैलाएं, धार्मिक उन्माद फैलाएं, सामाजिक सद्भाव बिगड़े, हिंदू मुसलमान हो, और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाए और आपको Z+ सिक्योरिटी मिले। ये बताइए कि Z+ सिक्योरिटी, आप कौन से राजनीतिक पद पर है, कौन सा आपको थ्रेट है, क्या लेना देना है, लेकिन आपको Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो Z+, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी छिन जाएगी। अभी तो 2 दिन पहले वो रो रहे थे ना, संजीव बालियान रो रहे थे कि मेरे खतरा है मेरी जान को, मेरी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो मोहन भागवत को डर है कि अगर बयान नहीं देंगे तो उनको जो Z+ सिक्योरिटी उनको छीन लेगा। तो वो बीच बीच में कुछ ऐसे बयान देने हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे दौर में, ऐसे फेज में हम लोग हैं, जब जो है ना, जो इस तरह की जो बातें हैं, जो उत्तेजना, सामाजिक कम्युनलिज्म नहीं फैलाती, उत्तेजना नहीं कहती, समाज को तोड़ने की बातें नहीं करती, ऐसी ऐसी आवाजें, जो शांत आवाजें हैं, जो जो समाज का अच्छा सोचती हैं, सामाजिक सद्भाव के बारे में सोचती हैं, वो आवाजें धीमी पड़ रही हैं। ऐसे फेज में हम रह रहे हैं। और राहुल गांधी ने को मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो कहा, मैं 100% नंबर दूंगा इस बात के लिए कि वो अकेले इस तरह के एलिमेंट से लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, मोदी से नहीं डर रहे हैं, मोदी को उनके मुंह पर सुना रहे हैं। और जहां पर भी इस तरह की जो समाज को तोड़ने वाली, सद्भाव को खत्म करने वाली ताकतें सर उठा रही हैं, तो राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता है जो इस बीजेपी से और मोदी और उसकी पॉलिटिक्स और आरएसएस से सीधा हेड ऑन कोलिजन, सीधा सर से भिड़ रहे हो, सर के मुकाबले भिड़ रहे हैं। ऐसे राजनेताओं की जरूरत है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनके भरोसे इन मुद्दों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनके अपने अपने क्षेत्र के जिलों के इश्यूज हैं। वो सांप्रदायिकता से, उस ताकत से नहीं लड़ सकते जिस ताकत से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जी ओके, आऊंगा। अरोड़ा साहब, एक सवाल जो था, जो बड़ा लाजमी था, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं और लीगल पोजीशन पर आपकी टिप्पणियां बड़ी मशहूर होती। ये बताइए कि क्या कोई भी, चाहे मैं हूं या मोहन भागवत है या कोई भी भारतीय नागरिक, क्या अगर वो आज़ादी को लेकर कि हाँ 1947 में जो हमें इंडिपेंडेंस मिली वो अधूरी थी, या उस इंडिपेंडेंस में कोई कमी थी, या उस इंडिपेंडेंस में कोई कंप्रोमाइज हुआ, क्या अगर आप देश की आज़ादी को लेकर इस तरह की आप सार्वजनिक टिप्पणी करते हैं, तो क्या अगर मोहन भागवत की जगह कोई और व्यक्ति होता, सरकार कोई और होती, तो क्या एक्शन हो जाता? क्या लीगल पोजीशन क्या है अगर इस तरह की बातें हम कर रहे हैं, या मान लीजिए अमेरिका में इस तरह की हम बातें करते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें दीपक जी। जो विचार क्या, जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो सबके पास है, इसमें हम डाउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आप ऐसी बात करते हो संविधान के खिलाफ, या जिससे एक लोग डिस्करेज होते हैं, या अनप्लेजेंटनेस, या जिससे आप समझते हो कि शांति भंग होती है, एक आपने किया क्या, स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि आज जैसे लखेड़ा साहब जैसे लोग जो सेंसिटिव, मेरे को आई टुक टाइम टू स्पीक, मेरा दिल बैठा हुआ था, मैं कहा क्या, कौन ये इतना सीनियर आदमी है, क्या बात कर रहा है? तो और क्या अंदर करने का और क्या तरीका होता है? जब आप देश में नफरत फैलाते हो, देश में काम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हो और संविधान के खिलाफ, जैसे मैंने एट द कॉस्ट,
पहले पेज पे लिखा है सिक्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनकी एक करेला एक नीम चढ़ा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, और दूसरा इनकी नीयत भी खराब है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो वो 23 साल का लड़का जो 23 साल में छोड़ गया दुनिया, संविधान अपना शहीदी दिवस जिसको हम मनाते हैं, 23 साल भगत सिंह, उसने बताया आजादी के ये काम करने हैं आपको, वो काम इन्होंने नहीं किए। लिंकन, मैं दो आदमियों को बहुत सैल्यूट करता हूं। लिंकन ने 150 साल पहले बताया कि आजादी, पूरी आजादी को कैसे आप प्राप्त करते हो, लोगों के लिए आपको क्या काम करने हैं, क्या वैल्यूज इम्बाइब करनी है, क्योंकि इनके पास वो करने को नहीं है, ना आता है ना करना चाहते हैं। जैसे लखेड़ा साहब ने ठीक कहा, इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है, क्योंकि रोजगार दिया नहीं, इकोनॉमी इंप्रूव की नहीं, विमेन सिक्योरिटी इंप्रूव की नहीं, फ्रीडम आपने इंप्रूव किया नहीं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस किया नहीं, तो आप क्या करोगे? आप मंदिर की बात करोगे। जब इनके आका ही वो लैंग्वेज बोलते हैं, इनके आका मंगलसूत्र बोलते हैं, इनके आका भैंस ले जाने की बात करते हैं, तो सारी टीम एक है ना। वो लीडर एक बार कह के वो भाग जाता है, वो झोला लेके कहीं भी चला जाता है वो, तो वो आका तो झोला लेके चले जाते हैं। और इन्होंने सिक्योरिटी सबको चाहिए, मलाई सबको खानी है। तो लखेड़ा साहब ने ठीक कहा, कोई ना कोई बयानबाजी करते रहो ताकि आपको जी, वो संविधान प्रोवोकेशन। मेन बात यह है कि इन्होंने ना तो लिंकन को समझा, ना ओहो माय गॉड, सरदार पटेल जिसको इतना बड़ा स्टैचू लगा के बेच रहे हैं, सरदार पटेल की बात ये थोड़ी मानते हैं। सरदार पटेल में जो विजडम था, जो एक ठहराव था, आप देखो पूरी दुनिया, ये खुद कहते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, उनको भी पता था, बट डिस्पाइट दैट सी द जेंटलमैन इन हिम, उसके बावजूद इन्होंने टोटल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया सरदार पटेल ने। वो रूठ के बैठ नहीं गए, उनको पता था मैं डिजर्विंग हूं, मैं नहीं बनेगा, ठीक है, आजादी मिल गई है। ये सबके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, इवन सरदार पटेल के साथ, राम के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं ये। अगर वाकई कोई राम है तो मुझे तो इसलिए शक होता है, क्योंकि राम होता तो इनको सजा करता। ये राम के नाम पे फ्रॉड करते जा रहे हैं सारे। ओके, मैं लखेड़ा साहब पर, लखेड़ा साहब कि राहुल गांधी ने मोहन भागवत पे बोला, सबने कहा कि बड़ा आपत्तिजनक बयान है ये, तो राहुल गांधी बोले, कुछ कांग्रेस के नेता बोले, विपक्ष तो बाकी सारी पार्टियों के साथ जुड़ के बनता है ना। उसमें ममता बनर्जी में, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें जो है साउथ की पार्टी भी है, उसमें शरद पवार की पार्टी भी है। बाकी नेता क्यों नहीं बोलते? अगर कुछ मोहन भागवत बोल देते हैं, मोदी बोल देते हैं, क्या मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत, इनसे जो देश के बड़े विपक्षी नेता हैं, डरते हैं बिकॉज ऑफ ईडी या जो भी कारण हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस स्टेट की राहुल गांधी ने आज जिस तरह का स्टेट, भारत स्टेट की उन्होंने कहा कि इस स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्टेट अपोजिशन को खत्म कर रहा है, वो स्टेट मीडिया को खत्म कर रहा है, वो स्टेट बोलने की आजादी को खत्म कर रहा है, वो स्टेट जुडिशरी की पावर को डिस्करेज कर रहा है, उसको इनक्रोच कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और दूसरी बात, जहां तक विपक्ष की जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे आरजेडी हो, या उनके अपने एलाइज हो, ममता बनर्जी हो, जो अपने को बहुत सेकुलर बोलती हैं, दूध की धुली बोलती है, उनसे बड़ा सेकुलरिज्म तो देश में कुछ है नहीं। वो सारे लोग इस तरह के जो खतरनाक बयान पर अगर चुप हैं, तो वो ऐसा ना कि आज तो दूसरे पड़ोसी के घर में आग लगी, आपका घर भी जलेगा। तो अब हालत यह है कि ये इसलिए डरते हैं कि कहीं इनका यहाँ रेड ना पड़ जाए, कोई सीबीआई ना हो जाए, कहीं इनकी राजनीति खत्म ना हो जाए, और एक किस्म से एक अलायंस बनाना, एक इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पर्दे के पीछे एक अलायंस बनाए रखना कि नहीं, हमने तो कभी भागवत जी की निंदा ही नहीं की, हमने तो भागवत जी का बयान को गलत माना है, बताया नहीं। तो ये एक किस्म से जो टेरर है, जो देश में राजनीति का जो आतंक है, डर है, ईडी है, सीबीआई है, और राज्यों के जो अधिकार हैं उनको जो खत्म किया जा रहा है, छोटी पार्टियों को पैसे से, बड़े बड़े पूंजी, अडानी अंबानी से पैसा लेकर के उन पार्टियों का वजूद खत्म किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समस्या ये है कि वो, उनको पता लगता है कि हम तो चीन से लड़ ही नहीं सकते, हम तो इनसे लड़ ही नहीं सकते। जैसे जयशंकर ने कहा कि चीन तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हम जैसे छोटी इकोनॉमी उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो वही हालत मुझे लग रहा है कि भारत के राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों की ये हालत है कि अरे बीजेपी के पास तो इतना पैसा है, बीजेपी के पास तो ईडी सीबीआई है, उनसे हम कैसे लड़ेंगे,
तो आप कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो वही हालत होगी कि आपके बॉर्डर पे कब्जे कर ले। क्षेत्रीय पार्टी को एक एक करके घुन की तरह धीरे धीरे करके बीजेपी आरएसएस खत्म कर रहे हैं। और ये विचारधारा का ये जो विचारधारा की जो लड़ाई में, इसमें मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस और उसके जो पार्टनर है, जो सेकुलर पार्टी अपने को कहती है, वो जब तक विचारधारा के मुद्दे पर जी कड़ा मुकाबला इस रिजिम से नहीं करेंगे, इस स्टेट से नहीं करेंगे, आरएसएस से नहीं करेंगे, भाजपा से नहीं करेंगे, उनको सफलता मिल नहीं सकती है और वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे। भारत पता भी नहीं चलेगा जी 5 साल बाद कहाँ है। जी जी एक आखिरी सवाल मैं अरोड़ा साहब आपसे पूछूंगा और आप ही से जुड़ा लीगल फ्रेटर्निटी का सवाल है। क्या आपको लगता है कि, और एक लाइन का जवाब मैं चाहता हूँ, सवाल मेरा ये है अरोड़ा साहब कि क्या आपको लगता है कि ईडी, सीबीआई, इनके मुकदमे, इनकम टैक्स के छापे, ये जो ब्लैकमेल है, इसकी वजह से जो छोटी पार्टियां हैं, भले वो सेकुलर पार्टियां हैं, मुस्लिम्स का वोट लेती हैं, दलित का वोट लेती हैं, ओबीसी का वोट लेती हैं, लेकिन वो डरती हैं अमित शाह और मोदी से, सीबीआई और ईडी से, इसीलिए वो चुप रहती हैं? क्या इसका एक रीजन हो सकता है? ये बिल्कुल आई 100% एग्री विद लखेड़ा साहब। जो ये कहते हैं ना आजादी मिली, अब एक्चुअली आजादी खत्म हो चुकी है 2014 से। इन्होंने तो आजादी खत्म कर दी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी। आजादी तो हमें मिली थी, लेकिन इन्होंने तो आजादी खत्म कर दी। जो आपने ठीक बात, दीपक जी, आई 100% एग्री विद यू, 100% आई एग्री विद यू कि ये जो छोटी मोटी पार्टियां, मैं छोटी मोटी इसलिए कहता हूं क्योंकि जिनके कोई सलूक नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, वो खाली इलेक्शन के चक्कर में रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि देश कैसे बनाना है। तभी मैं भगत सिंह और लिंकन को सलाम करता हूं। उन्होंने फार्मूला बताया कि देश ऐसे बनेगा भैया। और अफसोस की बात दीपक जी, आपको एक मैं हिस्टोरिक बात बता दूं, अब तो हिस्ट्री हो गई। इवन चंद्रचूड कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। वो मेरे को कहता है कि आप पार्लियामेंट जाइए। जब मैंने उसको कहा जी देश ऐसे बनेगा, संविधान में लिखा है यू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये वर्ड यूज किया है अम्बेडकर साहब ने। बाबा साहब को हम इसलिए सलाम करते हैं। उसमें यूज किया है यू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आजादी का फार्मूला ये है, आप बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। और ये कुंभ मेले पे डुबकी लगवा रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन करवा रहे हैं, तो ये तो उल्टे काम कर रहे हैं ना सारे। वो इनका काम है आपको भटकाना, कहीं बिजी रखना, कि आप व्हाट्सएप पे फटाफट राम मंदिर जय श्री राम बोलते रहो। सुप्रीम कोर्ट में लोग मिलकर बोलते हैं जय श्री राम। बारू कितनी शर्म की बात है। वो बाबा साहब को सलाम करें तब भी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करें तब भी ठीक है। तो आपको क्या लगता है जो छोटी पार्टियां हैं, तो राइट, ये सब डरे हुए हैं। इन्होंने इस टाइम इन्होंने राज कर दिया है। वो जो झोले वालों का राज है, वो बिल्कुल दादागिरी करते हैं, टोटल डिक्टेटरशिप है। आप देखिए इनको कोई, सब पार्टीज डरी हुई हैं। और एंड आई एग्री, एक राहुल अकेला बोल रहा है, वहां सब डर जाते हैं, सब अपनी कैलकुलेशन करते रहते हैं, मुझे अडानी से क्या लेना है, मुझे अंबानी से क्या लेना है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो ये अरोड़ा साहब थे, लखेड़ा साहब थे। जो दोस्तों जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो ये है कि राहुल गांधी को अगर आप छोड़ दें तो चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, अपोजिशन की पार्टीज हैं, या बीजेपी के साथ भी हो सकती हैं, या न्यूट्रल पार्टीज भी हैं, केसीआर, जगन मोहन रेड्डी की तरह, ये पार्टियां मोहन भागवत, मोदी और अमित शाह, इनसे सीधा पंगा नहीं लेना चाहती, इनसे सीधा इनके साथ भिड़ती नहीं है। ये जो भी बात करें उसको स्वीकार कर लेती हैं, अनदेखा कर लेती हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में सिर्फ राहुल गांधी हैं जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है मोहन भागवत पर, या मोदी पर, या मोदी के सिस्टम पर। बाकी चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, या बाकी नेता, बड़े नेता हो इंडिया अलायंस के, आज के इस बड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर वो कुछ भी उन्होंने टिप्पणी नहीं करी। ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, यथार्थ है, हकीकत है, सच्चाई है। ईडी और सीबीआई का सबको डर है, जेल जाने से सब डरते हैं। लखेड़ा साहब आप आए और अरोड़ा साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।